नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल पर। मैं प्रभात द्विवेदी आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं यूपीपीसीएस 2026 को लेकर के, जिसमें यूपीपीसीएस के जो स्पेशल पोस्ट हैं उनके लिए भी जो जीएस का सिलेबस है सबके लिए सेम है। तो वो जो सीरीज चला रहे हैं उस पे नॉर्थ अमेरिका की बात कंप्लीट कर ली थी 3 वीडियो के माध्यम से। साउथ अमेरिका के लिए एक वीडियो हो चुका था और ये साउथ अमेरिका का दूसरा वीडियो है, जो साउथ अमेरिका मींस दक्षिण अमेरिका, जो अंतिम वीडियो होगा। आज के वीडियो में जो हमारा मामला है वो पर्वत पठार, नदियां और झीलें देखने का है। और पर्वत पठार और नदियां जैसे भी हम दक्षिण अमेरिका की देख लेंगे वैसे ही हमारा दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ घास के मैदान है वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगली बात सब लोग मैप खोलो दोस्तों। सब लोग अपना, है ना, क्या खोलो, सब लोग अपना मैप खोलो। और मैप में पॉलिटिकल मैप खोलो, बेसिकली खोलो पॉलिटिकल मैप। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, जिसको आपको याद रखना, ठीक। ये बोलीविया देख रहे हो, बोलीविया, ये बोलीविया देख रहे हो सब लोग, बोलीविया देख रहे हो सब लोग। चलो ठीक, ये बोलीविया देख रहे हो, बोलीविया। और यहाँ पे अर्जेंटीना देख रहे हो, अर्जेंटीना देख रहे हो। और यहाँ पे क्या देख रहे हो, चिली देख रहे हो। ये एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ, कह रहे हो सर बन रहा है। तो यदि बन रहा है तो आप ये देखो, इस ट्राइंगल को, ये जो लिथियम त्रिकोण बनता है इस ट्राइंगल को, ठीक है, इस ट्राइंगल को। तो अगला पहला पॉइंट जो आज के लिए मिला, आज के लिए जो पहला पॉइंट मिला वो क्या है। चलिए, आज की क्लास का पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखने योग्य बात क्या है। बोलीविया, बोलीविया प्लस चिली प्लस अर्जेंटीना, टीना को एक साथ लिथियम त्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथियम त्रिकोण कहते हैं, लिथियम त्रिकोण कहते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लिथियम त्रिकोण कहते हैं। बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना आप ऐसे भी बना सकते हैं। उस सबसे ऊपर क्या है, बोलीविया, है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, चिली, और यहाँ क्या है, अर्जेंटीना। इन तीनों देशों को एक साथ मिलाकर लिथियम त्रिकोण कहते हैं, लिथियम त्रिकोण कहते हैं। लिथियम त्रिकोण का मतलब इन तीनों देशों में लिथियम का उत्पादन होता है और विश्व में सर्वाधिक हो जाता है, इसलिए तीनों को मिला के सर्वाधिक हो जाता है, इसलिए लिथियम त्रिकोण के नाम पे जाना जाता है। सवाल आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन लिथियम त्रिकोण का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, पेरू। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा, कौन नहीं है का मतलब पेरू नहीं। 3 तो है ही, बोलीविया है, चिली है और अर्जेंटीना। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो प्रश्न मिला वो ये है कि लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका के 3 देश आते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो बोलीविया है, चिली है और अर्जेंटीना है। क्लियर है, चलो क्लियर है दोस्तों। हाँ, आशा है क्लियर ही होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्लियर हो जाए, इतने पहले से होशियार हो यार तुम लोग को लगता है क्या कि तुम लोग होशियार नहीं। मुझको पता है, मुझसे पूछो। चलिए, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार। अरे ये क्या चलने लगा भाई, दक्षिण अमेरिका के
के महत्वपूर्ण पठार, महत्वपूर्ण पठार। चलो दोस्तों देखो महत्वपूर्ण पठार, अगली हेडिंग डालो पेज में, दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार, प्लेटूज, some important plateaus of South America। चलिए फिजिकल मैप खोलो दोस्तों, सब कोई फिजिकल मैप, कम ओपन द फिजिकल मैप प्लीज एवरीवन, फिजिकल मैप खोलो। चलो तो देखो चिली पे पहुंचो, चिली के पास, चिली के पास प्रशांत महासागर के किनारे एक पठार मिलेगा जिसका नाम होगा आटाकामा मरुस्थल। देखो यहां पे लिखा होगा आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल, देखो लिखा है, लिखा है आटाकामा मरुस्थल। देखो आटाकामा डेजर्ट, अंग्रेजी में लिखा होगा आटाकामा डेजर्ट, हिंदी में लिखा होगा आटाकामा मरुस्थल, दिख रहा है दोस्तों। चलो उसके बाद नीचे आओ, नीचे आओ दोस्तों, नीचे आओगे अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में तो यहां लिखा होगा पैटागोनिया का पठार या पैटागोनिया प्लेट्यू, पैटागोनिया का पठार। देखो सब कोई, देखो मैप में पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार, या लिखा होगा पैटागोनिया प्लेटू, या लिखा होगा पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है डेजर्ट। बेसिकली पठार क्या डेजर्ट है ना, पैटागोनिया मरुस्थल है, ठीक है। मरुस्थल देखो, देखो दोस्तों लिखा है, एक जगह लिखा होगा अटाकामा मरुस्थल, एक जगह लिखा होगा पैटागोनिया मरुस्थल, लिखा है। चलो यही दोनों इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। अब देखो दोनों की विशेषताएं देख लेते हैं, दोनों की विशेषताएं, ठीक है। महत्वपूर्ण मरुस्थल यार यहाँ पे डाल देना दोस्तों, गलती हो गई, माफी चाहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या डाल देना मरुस्थल, पठार लिख गए थे हम, मरुस्थल, ठीक। चलो पहला क्या मिला, पहला मरुस्थल मिला है हमको आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल, पहला मिला है आटाकामा मरुस्थल। देखो पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर फ्रिक्वेंटली रूप से परीक्षा में पूछी जाने वाली, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। सबसे ज्यादा आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये चिली में स्थित है, चिली में स्थित है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला, छपने वाला सवाल है दोस्तों, ये चिली में स्थित है। दूसरा बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, यह विश्व का, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, सबसे शुष्कतम, शुष्कतम मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल। परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है ये, स्टार लगा लो, पूछा जाएगा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। कहाँ पाया जाता है, किस देश में, चिली में। किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। पूछा जाए किसके तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर, मतलब प्रशांत महासागर के किनारे पाया जाता है। अच्छा यहाँ पे एक धारा चलती है, ठीक है, यहाँ पे एक जल धारा चलती है, हम्बोल्ट, प्रशांत महासागर की धारा है, इसका क्या नाम है, हम्बोल्ट जलधारा। आटाकामा मरुस्थल के पास एक जलधारा चलती है जिसका नाम है क्या है, हम्बोल्ट जलधारा। अब पूछा जाएगा कि ये कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। किस प्रकार की, ठंडी जलधारा, ठीक है। अब ठंडी जलधारा और आटाकामा मरुस्थल के बीच का संबंध क्या है, वो हम उस समय पढ़ेंगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए आप केवल याद रखो, जब हम महासागरीय धाराएं पढ़ रहे होंगे और महासागरीय धाराओं का प्रभाव देख रहे होंगे,
तो वहां पे हम देखेंगे कि हम्बोल्ट जलधारा का संबंध अटाकामा मरुस्थल से कैसा है, या पूछें, या हम ये समझेंगे वहां पे कि अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्कतम क्यों है। तो क्या जलधारा का भी प्रभाव है क्या? यदि नहीं है तो फिर किसका प्रभाव है जिससे वो क्या हुआ, अधिकतम शुष्कतम हुआ। हालांकि ठीक है, जब वर्षा का वितरण भी आएगा तो वहां पे भी ये चीज समझ आएगी कि अटाकामा मरुस्थल शुष्कतम क्यों है ना, ये देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। अभी मैपिंग पढ़ रहे हो तो मैपिंग पढ़ लो। मैं आपको इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि यार देखो ऐसा करके पढ़े थे ना। हाँ ठीक है। तो तीन बातें मिली अटाकामा मरुस्थल के बारे में हमको। कितनी बातें मिल गई? तीन बातें। और तीन बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सबसे शुष्कतम मरुस्थल है विश्व का। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मिली। और दूसरा हम्बोल्ट जलधारा मिली, इसी को पेरुवियन जलधारा भी कहते हैं, या पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा भी कहते हैं। तो ये भी याद रखने वाली बात है, चाहे हम्बोल्ट जलधारा कह दो चाहे पेरुवियन जलधारा कह दो। ठीक। तो आज का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिथियम त्रिकोण, दूसरा पॉइंट अटाकामा मरुस्थल। दूसरा पॉइंट क्या मिला? अटाकामा मरुस्थल। चलिए, पहला मतलब ये दूसरी, पहली बात थी, ये दूसरी बात। दूसरा क्या है? पैटागोनिया, पैटागोनिया डिजर्ट है ना। दूसरा क्या है? पैटागोनिया मरुस्थल। अब देखो, ये सबसे पहले छपने वाला प्रश्न, ये कहाँ स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में स्थित है। सबसे पहली बात क्या मिल गई? अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, अर्जेंटीना में स्थित है। दूसरा क्या है? यह है अंतरा पर्वतीय, ठीक है, अंतरा पर्वतीय मरुस्थल का उदाहरण, मरुस्थल का उदाहरण, का एग्जाम्पल, का उदाहरण। अब कहोगे सर अंतरा पर्वतीय मरुस्थल क्या होता है? कहोगे ना? वेरी गुड। कहोगे तो मैं भी एक सेकंड, एक लाइन और बता दूं, फिर बताता हूँ। पैटागोनिया मरुस्थल की दो बातें। सबसे पहले कहा अर्जेंटीना में स्थित है। दूसरा क्या? अंतरा पर्वतीय मरुस्थल है। तीसरा क्या है? यह है वृष्टि छाया प्रदेश का मरुस्थल है। वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है, वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण। अब देखोगे तो होता क्या है, दोनों बातें मैं एक साथ समझाऊंगा। देखो, पैटागोनिया के मरुस्थल में आपको कितनी बातें मिली? पैटागोनिया के मरुस्थल में आपको तीन बातें मिली। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि वो अर्जेंटीना में स्थित है। पहली बात क्या? वो अर्जेंटीना में स्थित है। दूसरी बात क्या? अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, या अंतरा पर्वतीय मरुस्थल का उदाहरण। तीसरी क्या मिली? यह वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण। अब ये वृष्टि छाया प्रदेश और अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं, अंतरा पर्वतीय मरुस्थल क्या होते हैं, देख लो। देखो, जब कोई क्षेत्र, मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र है, और ये पर्वतीय क्षेत्र के इस तरफ वाला एरिया, ये वाला, ये वाला है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। मान लीजिए ये तट की तरफ से क्या है? तट की तरफ से वर्षा आती है। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो धीरे धीरे इसकी, उसमें वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। तो ऊपर की तरफ जाते हुए मतलब रेनफॉल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और एक समय यह आता है कि इस तट पर वर्षा होती ही नहीं, इस तट पर रेनफॉल होती ही नहीं। तो रेनफॉल नहीं होती, इस तट से बारिश हो रही थी, है ना, इस तट से बारिश हो रही थी, तो ये वाले ढाल पे, पर्वत के इस वाले ढाल पे, है ना, जो पवनाभिमुख है, जो पवन के मुख के एकदम सामने है, ये वाले ढाल पे तो वर्षा होती है। लेकिन जो विपरीत मुख है या विपरीत ढाल है, वहां पे वर्षा नहीं होती। तो जहां पे वर्षा कम होती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो वर्षा के आधार पर क्या हो गया? वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। उसके अलावा ये पर्वत है, और पर्वत के बाद तुरंत मरुस्थल लगा हुआ है। अब चूंकि वृष्टि छाया प्रदेश है, बारिश होती नहीं है, तो मरुस्थल क्या है?
वह क्षेत्र जहां पे वार्षिक औसतन वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? मरुस्थल कहलाते हैं। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर मरुस्थल हो गया, और संरचना के आधार पर क्या हो गया? ये स्तर का पर्वत है। पर्वत के क्या है? अंतर में, पर्वत के अंतर में, इस ढाल के अंतर में पाया जाता है, इसलिए इसको अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं या अंतरा पर्वतीय मरुस्थल कहेंगे। तो चूंकि अंतरा पर्वतीय मरुस्थल का मतलब ये हुआ कि जो पवन के अभिमुख ढाल है उस क्षेत्र में पाया जाने वाला जो एरिया है उसको अंतरा पर्वतीय कहेंगे। क्लियर है? समझ आ रही है बात? हल्की फुल्की ही समझ आ रही हो, लेकिन समझ आ रही होगी। क्लियर? वेरी गुड। तो आपको पता चल गया होगा कि भैया यहाँ मरुस्थल क्यों बना। यहाँ मरुस्थल इसलिए बना क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया का मतलब है कि पर्वत का वह क्षेत्र या पर्वतीय भागों का वह क्षेत्र जिसपे वर्षा की मात्रा कम होती है या एकदम नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है उसको हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अब कह दोगे कि सर ऐसा हुआ क्यों? अरे भाई तुम थोड़ा फिजिकल मैप देखो, फिजिकल मैप देखो, फिजिकल मैप देखोगे तो ये एंडीज पर्वत है ना। फिजिकल मैप देखोगे तो ये एंडीज पर्वत है पूरा, है ना, ये एंडीज पर्वत है, और ये एंडीज, ये पैटागोनिया है, ये पैटागोनिया है। तो अब इधर से जो वर्षा आएगी वो यहाँ थोड़ी बरस पाएगी, इसी पर्वत ऐसा होगा ना। नहीं समझ आ रही बात? आ तो रही है, जहां तक मुझको लग रहा है तो आपको आ रही है। चलो मैं थोड़ा सा और खुल के बताता हूँ। यदि मैं खुल के बताऊं तो देखो पर्वत ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही, ऐसे है पर्वत। तो इधर से जो वर्षा होगी इस वाले ढाल में वर्षा करेगी, पर्वत का ये वाला जो ढाल है इस वाले ढाल पे थोड़ी वर्षा करेगी। तो ये वाला ढाल कैसा हो जाएगा? ये वाला ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा, इस वाले ढाल पे वर्षा होगी, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वर्षा की मात्रा में कमी आती है तो एक समय ऐसा आएगा कि सर्वाधिक ऊंचाई के बाद जैसे ढाल की तरफ जाएंगे तो वाष्प खत्म हो जाएगी, वर्षा, हवा में जो जलवाष्प थी वो खत्म हो जाएगी। यदि वर्षा में जलवाष्प खत्म हो जाएगी तो वर्षा नहीं होगी। सिंपल सी चीज है। तो रेनफॉल जब कम हो जाएगा उसी एरिया को क्या कहेंगे? रेन शैडो एरिया। अब ये पर्वत नहीं होता तो शैडो बनता क्या? बह जाती हवा, बह जाती तो बराबर वर्षा करती हुई जाती। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश। छोटा छोटा ही समझना है, बहुत डीप में जाके नहीं समझना है, आपको परेशान नहीं होना है। जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो और डीप में समझ आएंगे। मैप के समय केवल मैप याद रखो। पहले मैप इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको याद हो जाए, तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए तो आपको ये बता दिया जाए कि देखो आप वहां पे पढ़े थे ना, एक बार इसी को वहां पे समझा दिया जाएगा तो आपको ये दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आपने क्या है यहाँ पे देख लिया, दो मरुस्थल देख लिए, अटाकामा मरुस्थल देख लिया और पैटागोनिया मरुस्थल देख लिया। अब अगला टॉपिक देखो। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपका है ना, अगला टॉपिक क्या है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान। हेडिंग डालो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान, घास के मैदान। चलो दोस्तों, घास के मैदान। ओके, चलो हेडिंग डाल लिया सबने एक पेज पर। चलो फिजिकल मैप खोलो दोस्तों, सब कोई फिजिकल मैप खोलो। हाँ, खोलो फिजिकल मैप। चलिए, आपके सामने फिजिकल मैप है। आपने कहा सर खोल, मैप खोल दीजिए, हमने खोल लिया। खोल लिया तो आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो। देखो यहां सबसे ऊपर कहीं लिखा है लानोस, देखो लानोस लिखा होगा, लानोस। ओरिनिको लोलैंड लिखा हो सकता है, ओरिनिको निम्न भूमि, और वहीं के अगल बगल कहीं लिखा होगा लानोस। देखो लानोस लिखा है, नहीं होगा तो वहीं पे लिखा होगा गुयाना हाईलैंड, और गुयाना हाईलैंड के ऊपर कहीं लिखा होगा लानोस। लिखा है? चलो
लिखा है? हाँ, आगे चलो। आगे ब्राजील में आओ। ब्राजील में आओ तो देखो एक जगह लिखा होगा कंपोज, देखो लिखा होगा कंपोज, और साथ में लिखा होगा कटिंगा, कंपोज कटिंगा। देखो साथ में आओ, देखो लिखा होगा कंपोज कटिंगा, कंपोज कटिंगा। लिखा है? वेरी गुड। अब देखो अर्जेंटीना में आओ, अर्जेंटीना में आओ, अर्जेंटीना में आओगे तो देखो लिखा होगा पंपास, देखो लिखा होगा पंपास, लिखा होगा पंपास। लिखा होगा पंपास। ठीक, लिखा है? हाँ। तो देखो सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले लानोस, सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले क्या देखा था? लानोस देखा था ना, लानोस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? घास के मैदान पढ़ने जा रहे हैं। तो सर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? घास के मैदान, घास मैदान, घास के मैदान। पहली, पहला घास का मैदान क्या देखा हमने? लानोस देखा। क्या देखा? लानोस। और कहां देखा? वेनेजुएला है वहां पे, जहां पे आपने लानोस देखा था वहां पे आप पॉलिटिकल मैप में देखो, देश का नाम क्या होगा? वेनेजुएला। ठीक। और इस घास की एक विशेषता है, वो भी जान लो। घास की क्या विशेषता है? यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, का मैदान। देखो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। याद रखने वाली बात क्या है कि यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। चलें आगे? चलो अब देखो दूसरा देश क्या आया? दूसरा देश, दूसरा देश क्या आया? या दूसरी घास क्या आई थी? दूसरी घास क्या आई थी? देखो कैंपोस देखा था आपने, कैंपोस, और साथ में कटिंगा। बोलो हाँ कि ना? कटिंगा, ये दोनों देखा था। ठीक, देखा था। और ये दोनों कहाँ है? ये दोनों कहाँ है? हाँ, ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील। ये कहाँ है? ब्राजील में। ये कहाँ है? ब्राजील में। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे एक घास का मैदान क्या देखा आपने? तीसरा। आगे क्या देखा आपने? घास का मैदान तीसरा देखा। तीसरा क्या देखा? तीसरा दिखा पंपास। कहाँ देखा? पंपास। और ये क्या है? कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना। कहाँ है? अर्जेंटीना। और ये किस प्रकार के घास के मैदान है? समशीतोष्ण घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान है, घास के मैदान। अब आप कहोगे सर कुछ जगह आप उष्णकटिबंधीय लिख दिए हैं और कुछ जगह सॉरी, कुछ जगह आपने उष्णकटिबंधीय लिख दिया है और कुछ जगह समशीतोष्ण लिख दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ते समय ये जानेंगे कि किन किन रेखाओं के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है, किन किन अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, और किन किन अक्षांशों के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय की जगह समशीतोष्ण कहलाता है।
कहाँ उपध्रुवीय होता है और कहाँ ध्रुवीय होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो। मैपिंग पढ़ते समय बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में नहीं रखना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखोगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि भैया पंपास, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, पंपास सामने आपके, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, पंपास, ग्रांड चाको, ये सब नोट्स में भी दिया हुआ है, आप याद रखना। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, नोट लगा के लिखना है। एक बात यहाँ पे समझने वाली और है, नोट लगा के लिखना है। लिखो नोट नंबर 1, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है इसलिए नोट लगा के, नोट नंबर 1 लिखो। नोट नंबर 1 क्या है, ब्राजील में पाए जाने वाले घास मैदानों को क्षेत्रीय भाषा में फजेंडा कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। ठीक, नोट नंबर 1, ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदान या कॉफी के मैदानों को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। चलो दूसरा पॉइंट, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, क्योंकि ये सवाल छपता है इसलिए मैं नोट नंबर के रूप में लिखवा रहा हूं। ठीक है, नोट नंबर 2 है क्या, अर्जेंटीना टीना में पाया जाने वाला, पाई जाने वाली पंपास घास के मैदान को अल्फा अल्फा कहते हैं, अल्फा अल्फा कहते हैं। मजा आ रहा है, हाँ आ तो रहा होगा। दो नोट्स परीक्षा में छपने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो दोस्तों, अरे 3 लगा लो, तुम लोगों का मन हो तो 4-5 लगा लो, छपेगा ही छपेगा। साल भर में यदि 3 परीक्षा देते हो तो 3 में से तीनों में हो सकता है छप जाए। वर्ष भर में यदि 1-2-3 परीक्षा देते हो तो छप जाएगा, तीनों में छप सकता है, नहीं किसी एक में तो छपा ही छपा है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देने वाली बात है, छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के चले जाओ। ठीक, अब आप कह रहे होगे सर एक चीज और है, सर एक चीज और है यहाँ पे, आपने मैप में दिखाई नहीं लेकिन हमने देख ली, है ना, आपने दिखाई नहीं लेकिन हमने देख ली, यहाँ पे कहीं ग्रांड चाको लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं ग्रांड चाको लिखा हुआ है, आपने वो नहीं बताया कि ग्रांड चाको, आपने बताया नहीं ग्रांड चाको, है ना, तो चलो देख लो। देखो ग्रांड चाको का ज्यादातर पार्ट जो है ना, ग्रांड चाको का ज्यादातर पार्ट कहाँ है, हाँ, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 देखो। ठीक, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, ग्रांड चाको, ग्रांड चाको, चाको मुख्यतः अर्जेंटीना, मुख्यतः अर्जेंटीना, मुख्यतः अर्जेंटीना का मतलब ये है कि जब आप देखोगे, है ना, ग्रांड चाको का क्षेत्र देखोगे तो ग्रांड चाको आपको अर्जेंटीना के साथ साथ थोड़ा सा पराग्वे और ब्राजील के क्षेत्र में भी फैली हुई मिलेगी, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, अर्जेंटीना में। तो मुख्यतः अर्जेंटीना में पाई जाने वाली समशीतोष्ण
घास मैदान है। हाँ, और यहाँ घास के मैदानों में ना गेहूं की खेती खूब होती है, गेहूं की खेती खूब होती है। इसीलिए आप देखो कि बाहिया ब्लांका से लेके रोजारियो तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, गेहूं का अर्धचंद्राकार कटोरा कहलाता है। तो ये तीन बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल गई और इनको याद रखना है, इनको याद रखना है, इनको क्या है याद रखना है। चलें आगे, चलें, समझ आ रहा है बात? हाँ, आ ही रहा होगा, मैप खोल के बैठे होगे तो आ रहा होगा, यदि नहीं बैठे हो तो कोई बातें नहीं, ठीक है, लिखे रहो, नोट करते रहो, कोई मतलब नहीं होता, ठीक। हमारे भी यहाँ आके पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है और आपकी वीडियो के सामने बैठ के पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। यदि आपने स्टूडेंट एटलस नहीं रखा, सफेद पेज नहीं रखे ब्लैंक नोट्स बनाने के लिए, और आउटलाइन मैप घर में नहीं भरा, तो ये इस क्लास व्लास का कोई अर्थ नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, यदि हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप भी हमारे साथ थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल। चलिए आगे, आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे क्या देख लेंगे, आगे देखेंगे दक्षिण अमेरिका की झीलें। देखो अगली हेडिंग क्या है, दक्षिण अमेरिका की, अमेरिका की झीलें। देखो दोस्तों, खोलो मैप, फिजिकल मैप खोलो, ओपन करो फिजिकल मैप, मैं भी ओपन किए देता हूं, मैं भी ओपन किए देता हूं, ये लो, तब तक इनको मिटा भी देता हूं। ठीक, मिट गया सारा। चलो, आपके सामने मैप आ गया होगा, आशा है आपने खोल लिया होगा मैप फिजिकल वाला। चलिए सबसे नॉर्थ में जाइए, देखिए नॉर्थ में जाइए तो यहाँ एक झील दी होगी, लेक मैराकाइबो, मैराकाइबो झील। देखो मैराकाइबो झील, ठीक, ओके। उसके थोड़ा साउथ में आओ तो बोलीविया और पेरू की सीमा पर एक झील दी होगी, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। देखो लेक टिटिकाका लिखा होगा, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका लिखा होगा, लिखा है, देखो सब कोई, वेरी गुड, मिल गया, वेरी गुड। चलिए, और लेक टिटिकाका के नीचे जहां बोलीविया की राजधानी, बोलीविया की राजधानी जहां लापाज लिखा था, वहां पे एक झील दी होगी, है ना, वहां पे एक झील दी होगी, लेक पोपो, पोपो झील, पोपो झील। देखो पोपो झील, पोपो झील, दिए। चलो, तो तीन झीलें मिल गई, तीन झीलें मिल गई, और तीनों झीलों का नोट्स बना लें, ठीक, नोट्स बना लेंगे। तो पहला क्या हुआ, झीलों वाला मामला कहाँ लिखा था हम लोगों ने, हाँ यहाँ। तो देखो पहला पॉइंट नंबर पहला, पॉइंट नंबर पहला, पॉइंट नंबर पहला कौन सी झील मिली, मैरा काइबो, काइबो झील, ठीक, ठीक। कौन सा देश मिला रहा होगा वहां पे, हाँ, तो वहां पे कौन सा देश रहा होगा, यह वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। पेट्रोलियम भंडार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वेनेजुएला, हाँ, याद रखना इस बात को, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, या मैराकाइबो झील क्या है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील,
अमेरिका की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील। दो बातें, पहला क्या है, मैराकाइबो झील। मैराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक। चलिए, उसके जैसे हम साउथ में आए थे, है ना, तो हमको क्या है, बोलीविया और पेरू की सीमा पर एक मिली थी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील, जैसा नाम है काका वाका लिखा है, तो वैसे कुछ काम है, क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, यह बोलीविया और पेरू की सीमा पे स्थित है। पेरू की सीमा, पहला पॉइंट क्या हुआ, यह बोलीविया तथा पेरू की सीमा पर स्थित है। क्लियर होगी बात, ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, इसी में पॉइंट नंबर 2 आया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम परीक्षा में छपने वाला, छप रहा है, अगली जो भी परीक्षा आप दे रहे हो उसी पे छप के आएगा, ठीक है। हाँ, आपने नॉर्थ अमेरिका में भी हमें एक झील देखी थी ना, कनाडा और यूएसए के सीमा पर, सुपीरियर, विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील, बोले देखी थी कि नहीं। हाँ, ऐसे ही कुछ ये भी है। तो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की विश्व की सबसे ऊंची ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य, नौकागम्य झील। मान लो किसी का मन चल रहा हो कि हमको वाटर सर्फिंग करने जाना है, तो चले जाओ दोस्तों, यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा आपको, बोलीविया जाना पड़ेगा। और बोलीविया में कहाँ जाना पड़ेगा, टिटिकाका झील जाना पड़ेगा। और टिटिकाका झील में आपको क्या है, सर्फिंग का मजा आएगा। आप यहाँ जाओगे, बढ़िया वहाँ सर्फिंग करोगे, घूमना फिरना, खाना पीना और चले, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ, वेरी गुड, आगे चलें, आशा है लिख लिया हो। तीसरी झील, तीसरी झील परीक्षा में पूछी जा सकने वाली है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिलाने को दे देता है, तो ऐसी झील दे देता है फिर याद नहीं रह जाता। क्या है, पोपो झील। क्या है, पोपो झील। और ये पोपो झील का संबंध किससे, यह बोलीविया में स्थित है, बस इसका यही एक महत्वपूर्ण बात है, यह बोलीविया में स्थित है। बोलीविया में स्थित है, इसकी यही महत्वपूर्ण बात है कि यह कहाँ स्थित है, बोलीविया में स्थित है। तो देखो तीन बातें मिली, पहले क्या मिली, मैराकाइबो झील मिली, कहाँ है, वेनेजुएला में है। दूसरी क्या मिली, टिटिकाका मिली, जो कहाँ है, बोलीविया तथा पेरू की सीमा में है। तीसरी क्या मिली, पोपो झील मिली, जो कहाँ है, कहाँ है, बोलीविया में। क्या है, बोलीविया। बोलीविया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लिथियम त्रिकोण, याद है। हाँ, बोलीविया इज आल्सो, है ना, लैंडलॉक कंट्री। बोलीविया के बहुत सारी चीजें मिल गई, एक तो टिटिकाका मिल गई, बहुत महत्वपूर्ण, कि सबसे बड़ी नौकागम्य झील है। दूसरा क्या मिल गया बोलीविया में, कि लैंडलॉक कंट्री है ना, दो ठो लैंडलॉक देखी थी ना, तो बोलीविया लैंडलॉक है। और तीसरी क्या मिल गई, बोलीविया इज अ पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल का एक भाग है क्या, बोलीविया। और लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं, हाँ, बोलीविया आता है, चिली आता है और अर्जेंटीना। क्लियर हो रही बात, बिल्कुल। चलिए, तो ये थी आपकी झील, ये थी क्या आपकी झीलें। सबसे पहले कौन, मैराकाइबो, दूसरी क्या है, टिटिकाका, और तीसरी क्या है, पोपो। क्लियर, चलिए अब क्या आ गया, अब अगला क्या है, अगला है दक्षिण अमेरिका की नदियां। क्या है दोस्त, दक्षिण अमेरिका की नदियां।
दक्षिण अमेरिका की नदी। चलो फिजिकल मैप खोलो, खोलो सबको ही दोस्तों फिजिकल मैप, खोलो खोलो खोलो, सब लोग खोलो फिजिकल मैप, ओपन द फिजिकल मैप प्लीज। वाली में हाँ ठीक है, ओपन द फिजिकल मैप, सब लोग फिजिकल मैप खोलो, फिजिकल मैप खोलो सबको ही। तब तक मैं इनको मिटा दूं, तब तक मैं इनको क्या करूं, मिटा दूं, तब तक इनको मिटा दूं। खोलो फिजिकल मैप, खोल लिया। चलो देखो, इसको थोड़ा नीचे कर लें, हाँ कर लो सर जी। चलो सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर आपको एक नदी मिल रही होगी, देखो सबसे ऊपर आपको एक नदी मिल रही होगी, मैकडेलना। देखो सबसे ऊपर क्या एक नदी मिल रही होगी, मैकडेलना। कौन सी नदी मिल रही होगी, मैकडेलना। मैकडेलना देखो सब कोई, ठीक क्लियर है। चलो अब आगे कौन सी नदी मिल रही होगी, आगे एक नदी मिल रही होगी ओरनिको। देखो ओरिनिको, मिली ओरिनिको, नॉर्थ में ही देखो, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में मिल रही होगी एक नदी ओरिनिको, ओरिनिको नदी मिल रही है, वेरी गुड। तो दूसरी क्या मिल गई, ओरिनिको मिल गई, दूसरी क्या मिल गई, ओरिनिको, ओरिनिको मिली क्या, हाँ देखो वहीं पे एंजल जलप्रपात लिखा है क्या, एंजल जलप्रपात, वहीं पे एक जलप्रपात लिखा होगा, एंजल जलप्रपात। देखो ओरिनिको नदी के पास ही लिखा होगा एंजल जलप्रपात, क्या लिखा होगा, एंजल जलप्रपात। देखो एंजल, एंजल जलप्रपात लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एंजल जलप्रपात लिखा है, वेरी गुड। ठीक है उसके नीचे आओ ब्राजील में, चलो ब्राजील में आओ, ब्राजील में आओ, देखो ब्राजील में आओ, देखो एक नदी मिल जाएगी, देखो एक नदी मिल जाएगी अमेजन नदी, अमेजन। तो तीसरी क्या कौन सी नदी मिल जाएगी, अमेजन मिल जाएगी। देखो अमेजन, कौन सी नदी मिल जाएगी, अमेजन नदी। देखो दोस्तों अमेजन, अमेजन नदी, देखो अमेजन नदी मिलेगी, मिली अमेजन नदी, मिली। पहली क्या मिली, मैकडेलना, दूसरी क्या मिली, ओरिनिको, तीसरी क्या मिली, अमेजन। ओरिनिको में क्या मिला, एंजल जलप्रपात, मिला सबको, ठीक है मिला, हाँ। अब देखो, अब एक नदी आपको और मिल जाएगी, देखो एक नदी मिल जाएगी पराना, पराना देखो पराना, पराना देखो पराना, है ना, ब्राजील से निकलती है, ब्राजील से निकलती है, हाँ ब्राजील से निकलती है और जाकर के साउथ अटलांटिक ओशन में समाप्त हो जाती है, साउथ अटलांटिक ओशन में समाप्त हो जाती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, वहां पे रियो डी प्लाटा लिखा होगा या रिवर प्लाटा लिखा होगा, आपको इस बहुत दूर नहीं समझना है, आपको इतना समझ। अमेजन के बाद क्या मिली, पराना। तो ये चार नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट, पहली क्या है मैकडेलना, दूसरी क्या है ओरिनिको, तीसरी क्या है अमेजन, और चौथी क्या है पराना, चौथी क्या है पराना। नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। तो पहली क्या मिली, मैकडेलना नदी, पहली क्या मिली, मैकडेलना नदी। अब देखो मैकडेलना नदी का इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, क्या है, यह कोलंबिया तथा
वेनेजुएला में बहती। कहाँ बहती? वेनेजुएला में बहती। कहाँ कहाँ बहती है? कोलंबिया में बहती है और वेनेजुएला में बहती है। तो इसका उद्गम कहाँ होगा? कहाँ होगा उद्गम? कह दोगे सर, बड़ा ही सरल सा बात है, एंडीज पर्वत में होगा। एंडीज पर्वत में। तो उद्गम कहाँ होगा? एंडीज पर्वत में होगा। तो यदि मैं पूछ लूं कि मैगडेलना नदी का मुहाना कहाँ है, कहाँ पे गिरती है, कहोगे सर कैसी बातें करते हो, साउथ अमेरिका के सबसे नॉर्थ में कैरेबियन सागर आपने बताया था ना। हाँ, तो मैं कहूँगा हाँ बताया तो था। तो कहोगे कि सर बस मुहाना वही है। तो मुहाना कहाँ है इसका? कैरेबियन सागर। कहाँ है मुहाना? कैरेबियन सागर। तो आपको याद रख लेना कि कहाँ से, एंडीज पर्वत से निकलती है। एंडीज पर्वत से निकलती है, ठीक है, कोलंबिया और वेनेजुएला में बहती है और जाकर के कहाँ गिर जाती है? कैरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक, कह दोगे हाँ। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़े। वेरी गुड, तेज लड़के हो। इसी तरह थोड़ा तेज तेज लिखा जाता है। चलो पॉइंट नंबर दूसरे में चलते। पॉइंट नंबर दूसरे में कौन सी नदी देखी थी? ओरिनीको नदी देखी थी। कौन सी देखी थी? ओरिनीको। कौन सी देखी थी मित्रों? ओरिनीको नदी देखी थी। अब यदि पूछा जाए कि ओरिनीको, कहते हैं सर ये भी, यह भी कोलंबिया तथा, है ना, कोलंबिया तथा वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी। वेनेजुएला की क्या है? महत्वपूर्ण नदी। अब महत्वपूर्ण नदी है तो कुछ है, तो क्या है अभी देखो। वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी है तो पेट्रोलियम के लिए ठीक है, हो गया। वहां पे यदि नदी और खनिज आ जाए तो पेट्रोलियम हो जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ लॉजिक भी लगते हैं। कभी कभी सवाल आपको हो सकता है ना आ रहा हो, ठीक, लेकिन लॉजिक से कभी कभी सही हो जाता है। तो होल स्टडी मतलब संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा उथला उथला भी नहीं है, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मोटी मोटी समझ यदि आपको है तब भी चल जाता है कभी कभार, लेकिन कभी कभार ही चलता है ना, हमेशा नहीं चलता। क्या मास्टर साहब कह रहे थे कि मोटी मोटा, तो हाँ मोटी मोटा, ऐसा नहीं है, हर चीज मोटी मोटा नहीं होती, कुछ चीजें जरूरी भी होती है, ठीक है। हाँ, अब देखो, ठीक है, पूछा जाएगा कि एंजिल जलप्रपात किस नदी में, तो लिख लो एंजिल जलप्रपात, एंजिल जल प्रपात इसी नदी में, इसी नदी में, है ना। हाँ, ठीक, चलो, एंजिल जलप्रपात इसी नदी में। अब यदि पूछा इसका मुहाना, अरे यार मुहाना पूछे तो क्या बताओगे? कहाँ बताओगे? नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक ओशन था। हाँ था सर, तो बस हो गया। तो मुहाना कहाँ हो जाएगा? मुहाना कहाँ हो जाएगा, है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर। वैसे भी देख लो, मैप में दिया है, मैप में मुहाना लिखा होगा, माउथ ऑफ ओरिनिको, क्लियर है। या डेल्टा ऑफ ओरिनिको लिखा होगा, डेल्टा ऑफ ओरिनिको, ठीक। चलो, दो बातें मिल गई, मैगडेलना की बात क्लियर हो गई और ओरिनिको की बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई ना मेरे मित्रों? हाँ क्लियर हो गई। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगली नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरी, नाम क्या है? अमेजन नदी। आहा, एक सवाल यहां से, पूरी संभावना अगली किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक। हाँ याद रखना, अमेजन नदी। तो क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यह अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी
नदी, अर्थात इसमें पानी के आधार पे सबसे ज्यादा पानी है इसमें, है ना। जो इसका बहाव है ना पानी का, उस आधार पे सबसे, इतना इससे बड़ा नहीं है किसी के पास। ठीक, तो अपवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी। ठीक है, ब्राजील में देखो, माउथ ऑफ अमेजन लिखा होगा एक जगह, माउथ ऑफ अमेजन लिखा है क्या, है ना। ब्राजील की वह सीमा जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जुड़ रही हो, वहां पर देखो लिखा होगा माउथ ऑफ अमेजन। वेरी गुड, मिल गया आपको। तो लिखा है माउथ ऑफ अमेजन। तो यदि पूछा जाएगा कि अमेजन का मुहाना कहाँ है, तो कह दोगे सर उत्तरी अटलांटिक अटलांटिक महासागर। क्या कह दोगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक, क्लियर है, बोलो हाँ, ठीक है, समझ आई बात, वेरी गुड। अब अगली नदी, अगली अगली नदी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, पराना, पराना, पराना नदी है, पराना। याद रखो कि यह ब्राजील, ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है, उच्च भूमि से निकलती है, से निकलती है, और ब्राजील से अर्जेंटीना होते हुए कहाँ, अर्जेंटीना होते हुए यदि जाएगी तो कहाँ जाए, किस महासागर में गिरेगी, अर्जेंटीना का तट किस महासागर से जुड़ा हुआ है, किस महासागर से जुड़ा हुआ है, वेरी गुड। तो इसका मुहाना कहाँ होगा, इसका मुहाना कहाँ होगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, हाँ, ठीक है, चलें आगे, वेरी गुड, आगे चलें। तो देखो यहां से नदियां समाप्त, यहां से क्या है, यहां से नदियां समाप्त, चार नदियां आपको मिली। पहली क्या है, मैगडेलना, दूसरी क्या है, ओरिनिको, तीसरी क्या है, अमेजन, और चौथी क्या है, पराना। क्लियर है। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के पर्वत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के पर्वत। चलो, ये तो नहीं लग रहा सर बहुत तेज पढ़ा रहे, बहुत तेज नहीं पढ़ा रहे, हम सोच रहे हैं कि आपको कम इंफॉर्मेशन लेकिन ज्यादा एथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाए, इसलिए घुमा फिरा नहीं रहे, ज्यादा हवाबाजी नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। क्योंकि हवाबाजी करने के लिए अभी हमारा कॉन्सेप्ट बाकी है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पर्वत। तो हम अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इसी सीरीज में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब इसी सीरीज में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप सब इसी सीरीज के साथ जुड़े रहोगे, तो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। वहां पे हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, तो ये मैप को अप्लाई करते रहेंगे, तो आपको मैप रिवाइज्ड भी होता रहेगा और कॉन्सेप्ट भी समझ आते रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं कर रहा, आप जितना कम से कम लेकिन एथेंटिक इंफॉर्मेशन गेन कर पाए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो चलो फिर से वही पुराना सर का बहाना, फिजिकल में पहुंचो, देखो मैप, वही उठ पटाख की चीज है ना, यही कह रहे होगे तुम लोग, हाँ यही कहोगे, अच्छी बातें कहाँ कह पाते हो, है ना, यही तो कह ही रहे होगे, कहोगे मिटा दें ये सब, हाँ कहते सर मिटा दीजिए। चलो ठीक, ठीक है, चलें, चलें दोस्तों, दिख रहा है आपको, चलो 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 चलो। अब देखो, ज्यादा नहीं पढ़ना, बड़ा थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। चलो, आप फिजिकल मैप में देख रहे होगे, तो साउथ अमेरिका के दक्षिणी किनारे पर एक ब्राउन ब्राउन पट्टी यहां से लेके ना, कोलंबिया से लेके यहां तक,
है ना, चिली, यहां तक चिली अर्जेंटीना के पॉइंट तक आपको दिख रही, ठीक। वेनेजुएला से कोलंबिया, कोलंबिया से इक्वाडोर, इक्वाडोर से पेरू, पेरू से पेरू से बोलीविया, बोलीविया से चिली, चिली और फिर अर्जेंटीना, ठीक। क्लियर है? हाँ, क्लियर है मित्रों? हाँ, चलो तो देखो ऊपर, सबसे ऊपर कहाँ है? वेनेजुएला, फिर कोलंबिया आए होंगे, फिर इक्वाडोर आए होंगे, फिर पेरू आए होंगे, फिर बोलीविया आए होंगे, फिर चिली आए होंगे और फिर अर्जेंटीना आए। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो एंडीज का विस्तार कितने देशों में हो गया साउथ अमेरिका के? 7। यदि पूछा जाए एंडीज पर्वत का विस्तार साउथ अमेरिका के कितने देशों में है, तो 7 देशों में। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? चलो, तो आपको क्या मिला? एंडीज। अब आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा सा मैं मिटा दूं, है ना, थोड़ा सा मिटा दूं, क्योंकि अब आपको 7 तो क्लियर हो ही गए, है ना, आपको ये तो क्लियर हो गया कि यही है मामला, है ना, क्लियर है ना, ये तो क्लियर हो गया कि इसी तरफ है मामला, एंडीज, है ना। चलिए चलिए देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ से चिली में आइए, चिली में आइए, एक पर्वत होगा यहाँ पे एकांका गुआ, देखो मैप में एकांका गुआ, देखो सब कोई, एकांका गुआ, एकांका गुआ, ठीक है। एकांका गुआ के ऊपर देखोगे, एकांका गुआ के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कहीं होगा ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो, देखो क्या होगा? ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो, ठीक है। आगे चलें? हाँ, कहते ठीक है सर, चलिए आगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं चिली की सीमा जहां पे समाप्त हो रही होगी, वो पेरू से मिल रही होगी, यहाँ पे एक पर्वत होगा, चोटी होगी मिस्टी, मिस्टी, ठीक है, मिस्टी, पेरू में, पेरू, मिस्टी, और इसी मिस्टी के ऊपर होगा हस्करन, देखो हस्करन, हस्करन। अब आगे चलो, आगे चलोगे तो देखोगे इक्वाडोर पे एक पर्वत होगा चिम्बोराजो और एक पर्वत होगा कोटापैक्सी, एक पर्वत होगा चिम्बोराजो और एक पर्वत होगा कोटापैक्सी। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले क्या मिली? एंडीज मिली, और एंडीज में फिर क्या मिला? एकांका गुआ, फिर क्या मिला? ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो के ऊपर क्या मिला? मिस्टी मिला, मिस्टी के ऊपर क्या मिला? हस्करन मिला, फिर चिम्बोराजो मिला और कोटापैक्सी मिला, चिम्बोराजो मिला और कोटापैक्सी मिला। क्लियर है? चलो तो नोट्स बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या मिला? एंडीज, क्या मिला? एंडीज, क्या मिला? एंडीज पर, एंडीज पर। तो पहला क्या है? इसका विस्तार, इसका विस्तार कितने देशों में है? 7 देशों में। कितने देशों में? 7 देशों में। पहली बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है? यह विश्व की, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। लंबी का मतलब क्या हुआ? लंबी का मतलब होगा किलोमीटर में, है ना, लंबी का मतलब क्या हुआ? किलोमीटर में, है ना, एक छोर से दूसरा छोर।
मतलब वेनेजुएला से अर्जेंटीना, एक छोर से दूसरा छोर। तो इसका विस्तार क्या है? 7 देशों में। और ये विश्व की क्या है? सबसे लंबी, विश्व की क्या है? सबसे लंबी। और एक महत्वपूर्ण बात अक्सर कभी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंडीज किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो वलित पर्वतों का उदाहरण, वलित पर्वत का उदाहरण, पर्वत का उदाहरण। ये वैसे ही कुछ है जैसे हमारे भारत में हिमालय को कहा जाता है कि वलित पर्वतों का उदाहरण है, वैसे कुछ है। और रॉकी वाले मामले में, जब नॉर्थ अमेरिका हम पढ़ रहे थे, तो रॉकी वाले मामले में मैंने बताया था कि वलित पर्वतों का निर्माण संपीड़न बल से होता है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि रॉकी पर्वतों, मतलब जब रॉकी पढ़ा रहे थे नॉर्थ अमेरिका में, तो मैंने बताया था कि वलित पर्वतों का निर्माण संपीड़न बल से होता है। तो एंडीज का भी निर्माण क्या है? पृथ्वी की परतों में लगने वाले संपीड़न बल से हुआ होगा। ठीक है, यदि ये वलित पर्वत है तो निश्चित है कि किससे हुआ होगा? संपीड़न बल से। और ये निश्चित बात है कि ये वलित पर्वत है। ठीक है, हाँ। तो 3 बातें मिल गई। चले, अब क्या है? अब अगला हमको क्या मिला था? अगला मिला था हमको आकांका गुआ, आकांका गुआ। आकांका गुआ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। दक्षिण अमेरिका का, अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा, ऊंचा पर्वत। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या नाम है? आकांका गुआ। ठीक है, आगे चले, आगे चले मेरे मित्रों, नोट करते जाना दोस्तों। अब आगे जो आ गया, आगे क्या आ गया? तीसरा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह है ओजस डेल सेलाडो, डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो। ठीक है, क्या है? ओजस डेल सेलाडो। और ये ओजस डेल सेलाडो कहाँ स्थित है? यह चिली तथा, कहाँ स्थित है? चिली तथा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर स्थित है। क्या है? चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। और क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका? सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जहां पर प्रायः उद्गार आते रहते हैं। मुखी का उदाहरण है ना, वह ज्वालामुखी जहां पर उद्गार आते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो ओजस डेल सेलाडो। क्लियर हो रही बात? कहाँ स्थित है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अब देखो, दो आपको मिले थे, मिस्टी और हस्करन। ये बस याद रखने वाली बात है, इनको केवल याद रखना है कि मिस्टी पर्वत, मिस्टी और हस्करन ये कहाँ है? कहाँ है? पेरू में। कहाँ है? पेरू में। तो चौथा क्या मिला आपको पॉइंट कि मिस्टी पर्वत और हस्करन पर्वत कहाँ है? तो पेरू में। कहाँ है? पेरू में। और पांचवी बात, पांचवी बात क्या है? पांचवी बात, एक है चिम्बो राजो, चिम्बो राजो है ना, और दूसरा क्या है? कोटापैक्सी, कोटापैक्सी है ना, कोटापैक्सी। तो चिम्बो राजो और कोटापैक्सी दोनों कहां पाए जाते हैं? चिम्बो राजो तथा कोटापैक्सी दोनों कहां है? इक्वाडोर में। कहां है? इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर। कहां है? इक्वाडोर में। कोटापैक्सी का एक गुण है, एक विशेषता है। क्या? यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा, ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी
मैंने 2 मिनट पहले बताया, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जहां पे कंटिन्यू उद्गार आते हैं, कंटिन्यू लावा निकलता है, ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, क्लियर है बात? क्लियर हो गई? तो ये रहा आपका साउथ अमेरिका। जो कुछ बातें इस क्लास में छूट गई होंगी वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। एक दो बातें छूट गई हैं, थोड़ा समय नहीं है, समय ज़्यादा है, मतलब वीडियो का समय कम है, इसलिए वो अगली क्लास में भी देख ली जाएंगी। जब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, ऑफरी का पढ़ेंगे, उसके पहले छोटी मोटी जो बातें होंगी देख लेंगे। ठीक है, और जो छूटा होगा वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। जैसे एक बात, यदि मैं पूछूं कि साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? तो फिजिकल मैप में देखो, साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न है। केप हॉर्न है, वो आपको मिलेगा साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप में सबसे नीचे लिखा होगा केप हॉर्न, केप अंतरीप लिखा होगा, ठीक है, या हॉर्न अंतरीप लिखा होगा। ठीक, तो एक दो बातें जो आपकी क्लास में नहीं हो पाई समय की वजह से, वो अगली क्लासेस में देख लेंगे। ठीक, उसके अलावा जो भी है सब आपके नोट्स में है। तो आपके दो महाद्वीप मैंने पूरे कर दिए, एक नॉर्थ अमेरिका पूरा कर दिया और दूसरा साउथ अमेरिका पूरा कर दिया। मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि आपको क्रिस्प मामले में और बढ़िया मैटर मिल जाए। तो आशा है आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो आप समर्थन दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।